ईरान वर्सेस इराक। 1990 की बात है। इंडियन एयरलाइंस के पहले प्लेन ने जॉर्डन के अम्मान से वापस आकर लैंड किया तो यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के चेहरे खिल गए। एक एक कर ऐसी कितनी ही फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस की लैंड हुई और लगभग 1.70 लाख इंडियन वापस अपने देश आ गए। दोस्तों, अगर आपने 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म एयरलिफ्ट देखी होगी तो ये स्टोरी आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। एक्चुअली ये सारी फ्लाइट्स कुवैत में फंसे इंडियंस को अपने देश वापस ला रही थीं। अक्षय कुमार और निम्रत कौर के अहम रोल वाली ये फिल्म हमें बताती है कि 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था तब बड़ी संख्या में इंडियन वहां फंसे हुए थे। उन सबको निकालने के लिए तब इंडियन गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन से बात की और भारतीयों को जॉर्डन के रास्ते भारत लाया गया था। उस दौरान क्या क्या मुश्किलें आईं और उन्हें कैसे सॉल्व किया गया, इन्हीं पर आधारित है ये फिल्म, जिसके बारे में आज बिल्कुल चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। एक्चुअली 1990 में कुवैत पर इराक के हमले की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल ईरान से कई सालों तक लड़ने के बाद इराक की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में इराक ने अपने उस फ्रेंड पर ही हमला कर दिया जिसने ईरान से वॉर के दौरान इराक की काफी हेल्प की थी। तब वॉर के लिए जरूरी हथियारों के लिए पैसे कुवैत ही इराक को दे रहा था। उसे क्या पता था कि उसके दिए पैसों से खरीदे गए हथियारों से एक दिन इराक उसी पर अटैक कर देगा। पर ऐसा हुआ। इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई में इराक की हेल्प कर रहा था, जबकि उससे पहले ईरान और अमेरिकी में अच्छी फ्रेंडशिप थी। पर पॉलिटिकल कंडीशन ऐसे चेंज हुए कि ईरान के खिलाफ वॉर में अमेरिका ने इराक का साथ दिया। हालांकि 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो एक बार फिर अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। 17 जनवरी 1991 को कुवैत और इराक पर अमेरिकी फाइटर प्लेन्स ने एक साथ अटैक कर दिया। इसका टारगेट था इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना। उसी सद्दाम हुसैन की आर्मी पर अमेरिका ने अटैक किया था, जिसे ईरान के खिलाफ वॉर में वो खुद ही हथियार दे रहा था। कुवैत और इराक पर इसी अमेरिकन अटैक को गल्फ वॉर के रूप में जाना जाता है। इस वॉर के पीछे कहीं न कहीं ठीक इसके पहले का वही वॉर था जो ईरान इराक के बीच लड़ा गया था। इस वॉर को आज भले ही कई लोग ओवरलुक कर दें, पर यह रिवॉल्यूशन और पॉलिटिकल एम्बिशन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए पता नहीं कितने लोगों को अपनी लाइफ देनी पड़ी। ये वॉर दोस्ती दुश्मनी की ऐसी मिसाल है जिसमें आज का दोस्त अचानक दुश्मन बन जाता है। एक एक कर दोस्ती भुलाकर अपने मतलब के लिए दुश्मनी निभाने की इस कहानी में वॉर का रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला, पर पूरे गल्फ को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनुराधा और आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक ईरान वर्सेस इराक, सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। ईरान इराक के बीच वॉर क्यों शुरू हुआ? वो कैसी रिवॉल्यूशन थी जिसके कारण वॉर जैसी सिचुएशन बन गई? और इराक ने ईरान पर अटैक क्यों किया? सद्दाम हुसैन की पॉलिटिकल एम्बिशन इसके पीछे थी या कोई और रीजन था जिसने 8 साल लंबे वॉर को जन्म दिया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। ऐसी हिस्ट्री जिसको सबको जानना ही चाहिए। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। ईरान। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे, आप यही सोच रहे हैं ना कि ईरान इराक के बीच वॉर की चर्चा करते करते ये क्या गाने लगे हम। दोस्तों, अगर एक जमाने में आपने अमेरिका और ईरान के रिश्ते देखे होते तो आप भी ये गाना गाने पर मजबूर हो जाते। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के आज के रिलेशन को देखते हुए शायद ही किसी को बिलीव होगा कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों कंट्रीज में गहरी दोस्ती थी।
यह हकीकत है कि मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान और अमेरिका के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। 26 अक्टूबर 1919 को तेहरान में जन्मे मोहम्मद रिजा शाह पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान के शाह रहे और उनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से प्रो वेस्टर्न थी। इसके जरिए उन्होंने ईरान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा दिया। खैर, इस मुद्दे पर हम आगे और चर्चा करेंगे, पर अमेरिका और ईरान के रिलेशन और ज्यादा समझने के लिए हमें ईरान की तत्कालीन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जान लेना होगा। एक्चुअली मोहम्मद रेजा के पिता रेजा शाह पहलवी एक आर्मी ऑफिसर थे जो बाद में ईरान के रूलर बने और 1925 में पहलवी डायनेस्टी की स्थापना की। 1941 में सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन को ये डर सताने लगा कि रेजा शाह नाजी से हाथ मिला लेंगे और उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इस पर उन्होंने ईरान पर कब्जा कर लिया और रेजा शाह को देश से निकाल दिया। उनकी जगह पर 16 सितंबर 1941 को मोहम्मद रेजा ने ईरान की सत्ता संभाल ली। पर वो क्या है ना कि राज सत्ता हो या लोकतंत्र, राजा हो या नेता, किसी की राह आसान नहीं होती। कुछ ऐसा ही था ईरान की सत्ता के साथ भी। 1945 से 46 के दौर में ईरान की पॉलिटिक्स में ईरान के अज़रबैजान और कुर्दिस्तान में सोवियत स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट थी। इससे मोहम्मद रेजा को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। यही नहीं, अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर अहमद कव्वाम के साथ उनका क्लैश होता ही रहता था। इसका भी एक रीजन था। मोहम्मद रेजा का मानना था कि प्राइम मिनिस्टर अहमद कव्वाम हद से ज्यादा प्रो सोवियत हैं। दूसरी ओर ठीक उसी टाइम पर ईरान में टुडे पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। इससे मोहम्मद रेजा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी कि कहीं टुडे पार्टी से कोई चोट न पड़ जाए। हालांकि 1946 तक आते आते मोहम्मद रेजा को राहत मिल गई, क्योंकि तब तक प्रो सोवियत लोगों को ईरान से बाहर खदेड़ दिया गया। वैसे तो बात वहीं खत्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं था। 1950 तक आते आते ईरान में बढ़ती पॉलिटिकल क्राइसिस ने ब्रिटेन और अमेरिका का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। इसी साल ईरानियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए, जिसके बाद 1951 में मोहम्मद मुसद्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। मोहम्मद मुसद्देक का सबसे बड़ा लक्ष्य था ईरानियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना। उस टाइम ईरानियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी यानी AIOC कंट्रोल करती थी। मुसद्देक की लीडरशिप और उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट के चलते ईरानियन पार्लियामेंट ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के लिए यूनानिमसली वोट कर दिया। इससे AIOC बंद हो गई, जो कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के पिलर के जैसी थी। इन हालात ने इस रीजन में पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा कर दी। दोस्तों, इस स्थिति के बीच अमेरिका की ओर से ईरान के प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल सिंपैथी मिल रही थी। अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन प्रशासन की ओर से तब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसडर हेनरी फ्रांसिस ग्रेडी के माध्यम से एडवाइस मिल रही थी और वो उससे बंधे हुए थे। हालांकि बाद में अमेरिका का पेशेंस खत्म होने लगा और डेविड ड्वाइट आइजनहावर के अमेरिका की सत्ता संभालने के साथ ही इस बात का डर बढ़ने लगा कि सोवियत के कम्युनिस्ट्स का ईरान में दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका में 1952 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे आमतौर पर हम इसके शॉर्ट फॉर्म CIA के नाम से अधिक जानते हैं, के अफसर कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर को लंदन बुला लिया। कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर को लंदन बुलाने का उद्देश्य था मुसद्देक को सत्ता से उखाड़ फेंकना, क्योंकि वो अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों के हितों के बीच आ रहा था। यानी कुल मिलाकर तेल की राजनीति इस खाड़ी देश में शुरू हो चुकी थी। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि मुसद्देक को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऑपरेशन एलन वेल्श ड्यूल्स की ओर से सत्ता बदलने के 3 ऑपरेशंस में से एक था। खैर, हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर को बुलाया गया था, उस पर फोकस करते हैं। यहाँ इस बात का जरूर जिक्र देना चाहिए कि कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर कभी US प्रेसिडेंट रहे थियोडोर रूजवेल्ट के ग्रैंडसन थे। उन्हीं कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर के निर्देशन में CIA और ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस
एसआईएस ने मुसद्देक को सत्ता से हटाने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन तैयार किए। इस प्लान के अनुसार मुसद्देक को हटाने के लिए ईरान की उन मिलिट्री फोर्सेस की हेल्प ली जानी थी जो अपनी ही सरकार के प्रति लॉयल नहीं थीं। इन ऑपरेशन को ऑपरेशन एजैक्स के रूप में जाना जाता है। ये तैयारी चल ही रही थी कि तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट आती है कि मुसद्देक का सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। वो ईरान की मजलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल उन्हें दिया जाए। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और फॉरेन सेक्रेटरी एंथनी ईडन के साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। इसके लिए बनी कमेटी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर ड्यूल्स, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एलन ड्यूल्स, कर्मिट रूजवेल्ट हेंडरसन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चार्ल्स अर्विन विल्सन शामिल थे। इस फैसले के बाद कर्मिट रूजवेल्ट 13 जुलाई 1953 को ईरान लौटते हैं और किंग शाह के साथ एक खुफिया मीटिंग करते हैं। वो एक कार में आधी रात को पैलेस जाते हैं, जहां वो सीट के नीचे लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रखते हैं। शाह वहां कार में आते हैं और रूजवेल्ट उन्हें पूरा मिशन समझाते हैं। हद तो ये कि अपने स्वार्थ के लिए सीआईए उन्हें ईरानियन करेंसी में $1 मिलियन की घूस तक देते हैं। इसके बाद मिशन के सिलसिले में वो 1 अगस्त 1953 को एक बार फिर ईरान जाते हैं। इसके बाद ऑपरेशन एजैक्स के तहत मोहम्मद रेजा प्राइम मिनिस्टर पद से मुसद्देक को हटाने के लिए एक ऑर्डर पर साइन कर देते हैं और अमेरिकी व ब्रिटेन के चहेते जनरल फजलुल्लाह जहीदी को उनके स्थान पर नियुक्ति का फरमान सुनाते हैं। इस पर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो जाते हैं। 16 अगस्त 1953 को आर्मी की राइट विंग अटैक कर देती है। शाह के ऑर्डर के अनुसार जनरल फजलुल्लाह जहीदी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है। इस पर भीड़ और रिटायर्ड ऑफिसर्स के बीच पैलेस के पास ही भिड़ंत हो जाती है और हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के बावजूद ये प्लान फेल हो जाता है और खुद मोहम्मद रेजा शाह को ही देश छोड़ देना पड़ता है। पहले तो वो भागकर बगदाद जाते हैं और फिर वहां से रोम में मोहम्मद रेजा शाह के एग्जाइल के दौरान ही एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने रिपोर्ट किया था कि वो ज्यादातर टाइम नाइट क्लब्स में क्वीन सुरैया या अपनी मिस्ट्रेस के साथ गुजारते हैं। ब्रिटिश डिप्लोमेट ने तो यहाँ तक कहा था कि मोहम्मद रेजा शाह डिसीजंस लेने से परहेज करते हैं और अगर कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो उस पर टिके रहना उनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि इटली में थोड़े ही दिनों के एग्जाइल यानी निर्वासन के बाद मोहम्मद रेजा शाह ईरान लौट आए और मुसद्देक को अरेस्ट कर उनके खिलाफ ट्रायल चला। मोहम्मद रेजा शाह इंटरवीन करने पर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही बाकी की लाइफ इंटरनल एग्जाइल में रहने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही जहीदी को मुसद्देक का पद मिल गया। रिफॉर्म्स। वो कहा जाता है ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। ईरान में हुए तमाम घटनाक्रमों के बाद मोहम्मद रेजा को भी ऐसा लगने लगा था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। वैसे भी मोहम्मद रेजा को केवल नाम का मोनार्क माना जाता था और प्राइम मिनिस्टर जनरल फजलुल्लाह जहीदी को लोग स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में देखते थे। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद रेजा के सहयोगी अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमैट्स अपने अपने देश को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करते रहते थे। मोहम्मद रेजा को वीक विल्ड और कावर्डली मैन के रूप में देखा जाता था जो फैसले नहीं ले पाता था। इस कलंक को मिटाने के लिए और अपने देश के एलीट के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए मोहम्मद रेजा ने कई कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने मुसद्देक के साथ ही सभी बागियों के मामलों में हस्तक्षेप किया और किसी को भी मौत जैसी सजा नहीं होने दी, जैसा कि सबको उम्मीद थी कि होगा। 1954 में यूनिवर्सिटी के 12 प्रोफेसर्स ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें 1953 में जो कुछ भी हुआ था उसे क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद सभी को उनकी जॉब से बर्खास्त कर दिया गया, पर मोहम्मद रेजा ने एक बार फिर इस मामले में भी हस्तक्षेप किया और उन सभी को अपनी जॉब वापस मिल गई। दरअसल मोहम्मद रेजा ईरान में मुसद्देक की पॉपुलैरिटी से काफी प्रभावित थे और उनकी जैसी ही पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते थे।
इसके लिए बड़े बड़े सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की योजना बनाने के बारे में भी सोचा। इसी कड़ी में 1955 में मोहम्मद रेजा ने जनरल जहीदी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया और टेक्नोक्रेट हुसैन आला को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। इसके साथ ही मोहम्मद रेजा ने धीरे धीरे अपने देश के लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। इसके लिए वो ईरान में रिफॉर्म के लिए उनकी एडवाइस लेने लगे। अब इस टाइम तक मोहम्मद रेजा की इमेज एक प्रोग्रेसिव शाह के रूप में बनने लगी थी, जो ईरान को मॉडर्नाइज करना चाहता था। यही नहीं, अपने भाषणों में भी उन्होंने रिएक्शनरी और फ्यूडल सोशल सिस्टम को कोसना शुरू कर दिया। अपनी इमेज में बदलाव के साथ ही मोहम्मद रेजा इस बात की भी इच्छा जताने लगे कि वो ईरान को सेव करना चाहते हैं। वो कहते थे कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो उन्हें भगवान की ओर से दी गई है। साथ ही अपने देश के लोगों से प्रॉमिस करना शुरू कर दिया कि उनकी लीडरशिप में ईरान पूरी तरह से वेस्टर्न लिविंग स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएगा। यही वो टाइम था जब मोहम्मद रेजा को उलेमा का सपोर्ट मिलने लगा। यहाँ तक कि 1957 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से तैयार की गई एक स्टडी में इस बात के लिए मोहम्मद रेजा की ग्रोइंग मैच्योरिटी की प्रशंसा की गई थी। इसी बीच 27 फरवरी 1958 को जनरल वलीउल्लाह घरानी की अगुवाई में मोहम्मद रेजा को हटाने के लिए एक चाल चली गई, जिसने ईरानियन अमेरिकन रिलेशंस में दरार डालनी शुरू कर दी, क्योंकि बाद में इस बात के एविडेंस सामने आए कि घरानी से जुड़े लोगों ने एथेंस में अमेरिकन डिप्लोमैट से मुलाकात की थी। ईरानियन अमेरिकन रिलेशंस में एक और इशू ये था कि मोहम्मद रेजा को इस बात की आशंका रहती थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की सुरक्षा को लेकर कमिटेड नहीं था। उस वक्त मिलिट्री स्टडीज में ये बात सामने आई थी कि अगर सोवियत ईरान पर चढ़ाई करता है तो ईरान कुछ ही घंटे उसका मुकाबला कर पाएगा। हालांकि ये भी जान लेना जरूरी है कि भले ही ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर रही हो, पर उसने उस टाइम के कई मॉडर्न हथियार ईरान को दिए थे और आगे चलकर वही हथियार ईरान के इतने काम आए कि इराक को नाकों चने चबवा दिए थे। शायद यही घटनाक्रम था जिसके कारण जनवरी 1959 में शाह ने सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट पर नेगोशिएशंस शुरू कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट आइजनहोवर की ओर से एक वार्निंग भरी चिट्ठी मिलने के बाद मोहम्मद रेजा ने ट्रीटी पर साइन नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने मोहम्मद रेजा के कत्ल का ऑर्डर दे डाला। इसी साल मोहम्मद रेजा की अपने देश में बढ़ती पावर का पता भी लोगों को चल गया, जब एक ब्रिटिश कंपनी को ईरानियन गवर्नमेंट का एक वना कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसे अचानक कैंसिल करके साइमंस को दे दिया गया। हालांकि इस मामले में जब ब्रिटिश एम्बेसी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि साइमन सेल्स एजेंट ने अपनी वाइफ को इस डील के बदले शाह के साथ सोने के लिए भेज दिया था। 24 जुलाई 1959 को मोहम्मद रेजा ने तेहरान में इजरायली ट्रेड ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी, जिसका तब कई इस्लामिक देशों ने विरोध भी किया था। इसी दौरान 14 दिसंबर 1959 को जब आइजनहोवर विजिटेड ईरान के दौरे पर पहुंचे तो मोहम्मद रेजा ने उन्हें बताया कि वो दो मेन एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। एक तो नॉर्थ में सोवियत यूनियन और वेस्ट में इराक में प्रो सोवियत रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। इसके लिए उन्होंने अमेरिका से ज्यादा मिलिट्री एड की मांग की, क्योंकि उनका देश कोल्ड वॉर में फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच हथियारों की लेन देन का सिलसिला और आगे बढ़ गया। एक ओर मोहम्मद रेजा अपनी सैन्य क्षमता में विस्तार कर रहे थे, तो दूसरी ओर उन्होंने अमेरिका की हेल्प से एक नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म के जरिए मोहम्मद रेजा शाह अपनी इमेज में बदलाव ला रहे थे। ऐसे में उनका ये कदम काफी प्रभावशाली साबित हो सकता था। इसका लक्ष्य था ईरान को ग्लोबल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पावर के रूप में स्थापित करना। इसके लिए शाह ने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जैसे कि वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग और गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हेवी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट्स और पास्चर लैंड का नेशनलाइजेशन करने की दिशा में भी कदम उठाए।
इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट था लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स, जिसके कारण ट्रेडिशनल लैंडेड एलिट्स का ज्यादातर इन्फ्लुएंस और पावर खत्म होता गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि ईरानियन शेयर क्रॉपर्स में से नियरली 90% अब लैंड ओनर्स बन गए। व्हाइट रेवोल्यूशन में 19 एलिमेंट्स थे, जिन्हें 16 सालों में धीरे धीरे लागू किया गया। इनमें से पहले 6 को 9 जनवरी 1963 को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत ईरान ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम और फ्यूडलिज्म को खत्म करने की शुरुआत की। इसके तहत सरकार ने फ्यूडल लैंडलॉर्ड से उचित कीमत पर जमीनें खरीद लीं और इसे जरूरतमंदों को मार्केट रेट से 30% कम पर बेच दिया। इसके साथ ही ये जमीनें खरीदने के लिए जरूरतमंदों को 25 साल के लिए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन भी दिया गया। बताया जाता है कि इससे स्लेव्स के रूप में काम कर रहे 1.5 मिलियन पेजेंट परिवार अपनी जमीन के मालिक बन गए। कहा जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम का फायदा ईरान की 40% पॉपुलेशन को मिला। इसके साथ ही नेशनल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट्स और पास्चर लैंड्स का नेशनलाइजेशन किया गया। इसके अलावा 9 मिलियन से ज्यादा प्लांट लगाए गए और शहरों के आसपास और हाईवे के किनारे 70,000 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट बना दिया गया। इन सब के साथ मोहम्मद रेजा शाह सरकार ने अपने मालिकाना वाले एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन भी किया। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और फैक्ट्रीज में गवर्नमेंट शेयर्स को पब्लिक और पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स को बेच दिया गया, जिससे ईरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया दौर शुरू हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग के तहत प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एम्प्लॉयज को नेट प्रॉफिट्स का 20% शेयर दिया जाने लगा। एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो उस दौर में हुआ वो ये कि औरतों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। लिटरेसी कॉर्प्स फॉर्मेशन के तहत हाई स्कूल डिप्लोमा किए जो लोग अपने देश के लिए सोल्जर्स के रूप में लड़ना चाहते थे, उन्हें गांवों में इलिटरेसी से फाइटिंग के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि 1963 में ईरान में लगभग 2/3 पॉपुलेशन और कैपिटल सिटी तेहरान में 1/3 पॉपुलेशन इलिटरेट थी। पब्लिक हेल्थ केयर के लिए हेल्थ कॉर्प्स तैयार किए गए, तो गांव वालों को खेती के मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स सिखाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉर्प्स बनाए गए। सभी वाटर रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन किया गया, तो अर्बन और रूरल मॉडर्नाइजेशन व रिकंस्ट्रक्शन की योजना भी बनाई गई। इन सब का असर बाद के सालों में मॉडर्न ईरान के रूप में सामने आया। अपने देश में मोहम्मद रेजा एक ओर जहां सुधारों पर ध्यान दे रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें अपनी सीमाओं पर भी खतरे का एहसास था। इसका हल्का सा जिक्र हम कर चुके हैं। इसके लिए वे अपने तत्कालीन करीबी अमेरिका से हथियार भी हासिल कर रहे थे। वास्तव में उनकी सुरक्षा नीति कैसी थी? अमेरिका से उन्हें कैसे कैसे हथियार मिले थे और वॉर के लिए उनकी तैयारी कैसी थी? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मोहम्मद रेजा एंड ईरानियन सिक्योरिटी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। फिल्म आंखें का ये मशहूर गीत साफ साफ इशारा करता है कि किसी भी देश को अगर अपनी सरहद को सुरक्षित रखना है तो निश्चित ही उसे लगातार बॉर्डर पर नजरें बनाए रखनी होंगी। बॉर्डर पर और बॉर्डर से जुड़े देशों की आंतरिक हलचल पर भी नजर रखनी होगी। ऐसे में जहां तक ईरान के शासक मोहम्मद रेजा की बात है, तो सुरक्षा का जज्बा तो उन्हें विरासत में मिला था। उनके दादा जहां फौजी थे, वहीं उनके पिता भी फौज से होते हुए ईरान की सत्ता पर पहुंचे थे और नया निजाम ही खड़ा कर दिया था। ये भी जान लेना जरूरी होगा कि मोहम्मद रेजा को सत्ता मिली ही थी दूसरे देशों के ईरान पर आक्रमण के कारण, जिसके आखिरी लम्हों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह से अपने देश को हारने नहीं देंगे। दरअसल 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबोसा के नाम पर सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। इसका ईरान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जबकि उसने इस मामले में न्यूट्रल रहने की घोषणा कर दी थी।
1941 की ही गर्मियों में सोवियत और ब्रिटिश डिप्लोमैट्स ने कई मैसेजेस भेजकर वार्निंग दी कि वो जर्मन्स के ईरानियन स्टेट रेल रोड्स पर प्रेजेंस को एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं और अगर जर्मन्स को हटाया नहीं गया तो वे अटैक कर देंगे। ब्रिटेन चाहता था कि वो अपने आर्म्स को सोवियत यूनियन भेजने के लिए ईरानियन रेल रोड्स का इस्तेमाल करें। हालांकि ईरानियन रेल रोड्स पर मौजूद जर्मन मैनेजर्स ने घोषणा कर दी कि वो मॉस्को और लंदन की हेल्प नहीं करेंगे। इसने आग में घी का काम किया और उसी साल के आखिर में ब्रिटिश और सोवियत फोर्सेस ने मिलिट्री इन्वेजन के दौरान ईरान पर हमला कर दिया और हालात ऐसे बने कि मोहम्मद रेजा के पिता रेजा शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी। दोस्तों, यहाँ एक घटना का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है जिसने मोहम्मद रेजा को इस बात का एहसास दिलाया कि अपने देश की रक्षा कितनी जरूरी होती है। 25 अगस्त 1941 की बात है। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन नेवल फोर्सेस ने पर्शियन गल्फ पर अटैक कर दिया, जबकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ से जमीन पर हमला कर दिया। इस हमले के दूसरे दिन सोवियत एयर फोर्स ने तेहरान पर बॉम्ब बरसाने शुरू कर दिए। इसी बीच मोहम्मद रेजा ये देखकर शॉक्ड रह गए कि ईरानियन मिलिट्री बहुत आसानी से कोलैप्स कर गई। ये नजारा देखना तो और भी दुखद था कि ईरान के हजारों डरे ऑफिसर्स पूरे तेहरान में अपनी यूनिफॉर्म्स उतारकर पीठ दिखाकर भाग रहे थे। वास्तव में ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि इसके पहले कभी इन लोगों ने किसी हमले का सामना ही नहीं किया था। इस तरह का पैनिक बढ़ता देख सीनियर ईरानियन जनरल्स के एक ग्रुप ने क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद रेजा को ये सलाह दे डाली कि वो डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग करें कि सरेंडर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। जब रेजा खान को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन जनरल्स में से एक अहमद नेकजावन पर हमला कर दिया, उनके सारे मेडल्स नोच डाले और खुद उनकी हत्या करने ही वाले थे कि उनके बेटे ने अपील की कि जनरल का कोर्ट मार्शल किया जाए। ये सारे घटनाक्रम और जिस ईरानियन मिलिट्री को खड़ा करने के लिए पिता ने इतनी मेहनत की थी, उसे इस तरह से भागते देख मोहम्मद रेजा ने काफी ह्यूमिलिएटेड महसूस किया और ये प्रण कर लिया कि वो फिर कभी ईरान को इस तरह से पराजित नहीं होने देंगे। इसी कारण बाद में मोहम्मद रेजा का मिलिट्री स्पेंडिंग के प्रति ऑब्सेशन देखते ही बनता था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेना जरूरी लगता है कि ईरान की सत्ता की ओर कदम बढ़ा रहे मोहम्मद रेजा पहले ऐसे ईरानियन प्रिंस थे जिन्हें विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे देश भेजा गया था। मोहम्मद रेजा जब 11 साल के थे तभी उनके पिता ने उन्हें एक स्विस बोर्डिंग स्कूल इंस्टीट्यूट लेरोजी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मोहम्मद रेजा ने स्विट्जरलैंड के लिए ईरान 7 सितंबर 1931 को छोड़ दिया था। अगले 4 साल उन्होंने वहीं बिताए और जब अपने देश लौटे तो 1936 में तेहरान में लोकल मिलिट्री एकेडमी में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और एक सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर निकले। जल्द ही मोहम्मद रेजा को कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया, जिस पर वो शाह बनने तक बने रहे। यही नहीं, कॉलेज के दौरान प्रिंस मोहम्मद रेजा को इंस्पेक्टर ऑफ द आर्मी बनाया गया था, जिसके चलते वो 3 साल देश भर में ट्रैवल कर सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एग्जामिन करते रहे। और तो और क्राउन प्रिंस मोहम्मद रेजा के पिता इतनी दूर की देखते थे कि उस टाइम पर उन्होंने अपने बेटे को फाइटर पायलट की ट्रेनिंग दिलाई थी। उन्होंने फाइटर पायलट की ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत रीस एयरफोर्स बेस इन लुबक, टेक्सास में ली थी। विदेश में शिक्षा हासिल करने के कारण मोहम्मद रेजा अपनी नेटिव लैंग्वेज पर्शियन के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन फ्लुएंटली बोलते थे। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो मोहम्मद रेजा पूरी तरह से सैन्य कामकाज को समझते थे और खुद भी इसके लिए ट्रेंड थे। दूसरा कि हमले में ईरान की हार के बाद उनका दिल किस कदर जला हुआ था और प्रण की देश को हारने नहीं देंगे जैसी बातें उन्हें इस बात के लिए तैयार कर चुकी थीं कि देश की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी ही होगी। इसलिए मोहम्मद रेजा शाह को वेपन्स की जरूरत थी और कोई आम हथियार नहीं। मिलिट्री पायलट के रूप में किंग मोहम्मद रेजा लेटेस्ट और बेस्ट यूएस वॉर प्लेन्स हासिल करना चाहते थे, जिससे ईरानियन एयरफोर्स पर्शियन गल्फ में डोमिनेट कर सकती थी और यहाँ तक कि इंडियन ओशन तक पेट्रोल कर सकती थी।
हालांकि इसी बीच एक अमेरिकन अफसर ने ये कहकर मोहम्मद रेजा का मजाक तक उड़ा डाला कि वो उड़ने वाली कोई भी चीज खरीद लेगा। हकीकत में ऐसा था नहीं। मोहम्मद रेजा पहलवी को ऐसे फाइटर की जरूरत थी जो तेजी से उड़े और सोवियत मिग-25 फॉक्स-बैट रेकन प्लेन्स का सामना करने के लिए शूट कर सके। सोवियत मिग-25 फॉक्स-बैट रेकन प्लेन्स ईरान के ऊपर 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे। 1960 से 1970 का वो दौर था जब अमेरिका और ईरान लगातार करीब आते जा रहे थे। दोनों देशों के बीच कमर्शियल टाइज लगातार बढ़ रही थीं। इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने के लिए एक खरीदार मिल रहा था। किंग मोहम्मद रेजा ने 1972 से 1977 के बीच $16 बिलियन के हथियार यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदने के लिए समझौता किया। यहाँ जरूरत केवल ईरान की ही नहीं थी, जरूरत खुद अमेरिका की भी थी। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की इच्छा इसलिए पूरी करना चाहते थे क्योंकि वे तेजी से बढ़ रहे सोवियत यूनियन को बैलेंस करने में ईरान की हेल्प चाहते थे। इसी के मद्देनजर निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर मई 1972 में तेहरान दौरे पर पहुंचे और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को एक तरह से एक ब्लैंक चेक ऑफर किया कि जो भी वेपन्स वे चाहेंगे और जितना पे कर सकेंगे वो उनको दिया जाएगा। ये वादा पेंटागन के अपने रिजर्वेशंस और स्टेट डिपार्टमेंट्स स्ट्रिंजेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज की अनदेखी कर किया जा रहा था। इस तरह से मिड-1970s में ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर पहला ऐसा देश बन गया जो तब तक बने मोस्ट पावरफुल इंटरसेप्टर जेट द ग्रूमन F-14 टॉमकैट को ऑपरेट करने लगा था। ये ग्रूमन F-14 टॉमकैट एक स्विंग विंग कैरियर फाइटर था जिसमें सोफिस्टिकेटेड रडार और लॉन्ग रेंज AIM-54 फिनिक्स एयर टू एयर मिसाइल्स लगी थीं। 1974 में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने ऐसे 80 फाइटर्स व स्पेयर पार्ट्स और 284 फिनिक्स मिसाइल्स का ऑर्डर अमेरिका को दे दिया, जिनकी तब कीमत $2 बिलियन थी। इनमें से 79 फाइटर टॉमकैट्स ईरान में हालात बदलने से पहले डिलीवर भी हो चुके थे। अमेरिका ने तब ईरान के पायलट्स की ट्रेनिंग भी कराई और फाइटर टॉमकैट्स की टेक्नोलॉजी से भी ईरान के इंजीनियरों को ट्रेंड किया था। आज भी ईरान ने अपने F-14 प्लेन्स को वर्किंग ऑर्डर में रखा है और यहाँ तक कि इसे इम्प्रूव भी किया है। बताया जाता है कि फिलहाल ईरान के पास लगभग 40 F-14 प्लेन्स हैं जो मिडिल ईस्ट में बेस्ट फाइटर्स साबित होते रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस नेवी भी 2006 में अपने आखिरी टॉमकैट्स को रिटायर कर चुकी है। इसलिए ईरान इकलौता ऐसा देश है जहाँ टॉमकैट्स अब भी एक्टिव हैं। इसके अलावा ईरान ने अपनी सेना में टैंक शामिल किए और अमेरिकी हेल्प से इंटेलिजेंस को भी मजबूत बनाया। हालांकि आगे चलकर हम देखेंगे कि खुद अमेरिका को अपने इस फैसले पर किस कदर पछताना पड़ा जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। इससे पहले हम देखते हैं कि शाह मोहम्मद रेजा पहलवी अपने देश को डेवलपमेंट की हर राह पर आगे बढ़ा रहे थे, पर वो कहते हैं ना कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के साथ भी। उनके देश में ऐसे तमाम लोग थे जिन्हें उनकी पॉलिसीज पसंद नहीं थीं, पर अलग अलग कारणों से चुप बैठे थे। पर आखिर कब तक वे शाह के खिलाफ खड़े होने से परहेज करते? धीरे धीरे वो टाइम भी आ गया जब अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी आखिरकार ज्वाला बनी। इसके साथ ही ईरान में शुरू हो गया शाह के खिलाफ बगावत और क्रांति का दौर। पहले के विरोधों को तो शाह दबा चुके थे, पर अब इस विरोध रूपी क्रांति का क्या रिजल्ट निकलने वाला था? क्या शाह इस विरोध को दबा पाए या फिर क्रांतिकारी अपने मकसद में कामयाब रहे? इन सब के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। अयतुल्लाह खुमैनी एंड ईरानियन रेवोल्यूशन। अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक ऐसा नाम है जिसे आज सारी दुनिया जानती है, पर 1963 के पहले ईरान के भी शायद कुछ ही लोग इस नाम से परिचित रहे होंगे। ईरान के पोस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर और शिया क्लेरिक अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की पहली पॉलिटिकल प्रोमिनेंस 1963 में दिखती है,
जब उन्होंने शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के व्हाइट रेवोल्यूशन का विरोध किया था। खुमैनी को उसी साल यानी 1963 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने शाह को रेज्ड मिजरेबल मैन की संज्ञा दे डाली थी, जो ईरान में इस्लाम के डिस्ट्रक्शन की राह पर चल पड़ा था। इस अरेस्ट के कारण पूरे ईरान में 3 दिन तक दंगे होते रहे थे और तब ईरान की ऑपोजिशन का दावा है कि पुलिस फायरिंग में 15,000 लोग मारे गए थे। हालांकि दूसरा पक्ष इसे हमेशा नकारता रहा और उसका कहना है कि सिर्फ 32 लोगों की मौत हुई थी। वैसे गिरफ्तारी के बाद खुमैनी को 8 महीने हाउस अरेस्ट में रखा गया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद से वो लगातार एजिटेशन करते रहे, ईरान के इजराइल के साथ क्लोज कोऑपरेशन और ईरान में अमेरिकन गवर्नमेंट पर्सनल की उपस्थिति को कंडेम करते रहे। नवंबर 1964 में खुमैनी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें देश निकाला यानी एग्जाइल दे दिया गया, जिसमें वो 15 सालों तक रहे और ज्यादातर टाइम इराक के नजफ में बिताया। इस दौरान शांत लगने वाले ईरान में अंदर ही अंदर खिलाफत की आग सुलग रही थी। ईरानियन रिवाइवल यानी प्रोग्रेस के रूप में वेस्टर्नाइजेशन के आइडिया को अंडरमाइन करना शुरू किया जा चुका था, जबकि यही शाह के सेक्युलर रेन का बेसिस था। यही 1979 की रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी बनता जा रहा था। जलाल अहमद का गर्भजादगी का आइडिया कि वेस्टर्न कल्चर एक प्लेग या एक इंटॉक्सिकेशन है जिसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए। अली शरीयत का इस्लाम का विजन और मुर्तजा मुतहरी की शिया फेथ के बारे में पॉपुलराइज्ड रिटेलिंग्स को खूब सारे लिसनर्स, रीडर्स और सपोर्टर्स मिलते जा रहे थे। इससे भी इम्पोर्टेंट ये था कि खुमैनी ने उस रिवोल्ट को हवा दी कि मार्टरडम अगेंस्ट इनजस्टिस और टिरनी शिया इस्लाम का हिस्सा है और इसलिए मुस्लिम्स को लिबरल कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के इन्फ्लुएंस का विरोध करना चाहिए। इन आइडियाज को रेवोल्यूशनरी स्लोगन नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट इस्लामिक रिपब्लिक को जन्म दे डाला। इसी बीच पब्लिक से दूर रहते हुए खुमैनी ने आइडियोलॉजी ऑफ वलियत फकीह, गार्जियनशिप ऑफ द ज्यूरिस्ट को डेवलप कर लिया। रूल बाय इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स का उनका ये आइडिया उनकी किताब इस्लामिक गवर्नमेंट, मॉस्क सर्मन्स और स्मगल में की गई खुमैनी की कैसेट स्पीचेस के जरिए ईरान में स्टूडेंट्स के नेटवर्क, तलबे, एक्स स्टूडेंट्स, एबल क्लेरिक्स जैसे मुर्तजा मुतहरी, मोहम्मद बेहेश्ती, मोहम्मद जावद बहोनर, अकबर हशेमी रफसानजनी और मोहम्मद मुफत्ते और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बाजारी के बीच खूब फैलती रही। इनके अलावा ईरान में दूसरे ऑपोजिशन ग्रुप्स भी थे, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स यानी डेमोक्रेटिक मेहदी बाजरगन की अगुवाई वाला रिफॉर्मिस्ट इस्लामिक फ्रीडम मूवमेंट और ज्यादा सेक्युलर नेशनल फ्रंट थे। ये सभी अर्बन मिडिल क्लास में फैले हुए थे और चाहते थे कि शाह 1906 के ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें। हालांकि इन सब के पास खुमैनी की फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यानी ये सब बिखरे हुए थे। दूसरी ओर कम्युनिस्ट ग्रुप्स जैसे टुडे पार्टी ऑफ ईरान और फेडियन गुरिल्लाज को गवर्नमेंट दबाकर कमजोर कर चुकी थी। इसके बावजूद गुरिल्लाज ने फरवरी 1979 में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। हालांकि ईरान में कुछ इम्पोर्टेंट क्लर्गी को खुमैनी की अगुवाई पसंद नहीं थी। जाने माने अयतुल्लाह महमूद तलगनी लेफ्ट को सपोर्ट करते थे, जबकि ईरान में शायद सबसे सीनियर और इन्फ्लुएंशियल अयतुल्लाह मोहम्मद काजिम शरीयत मादरी पहले तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहे, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के सपोर्ट में आ गए। खुमैनी ने इस ऑपोजिशन को यूनाइट करना शुरू कर दिया और इस बात पर फोकस किया कि शाह की गवर्नमेंट में कितनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। खासकर उन्होंने करप्शन, अनइक्वल इनकम और डेवलपमेंट को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इसे वो पब्लिक के बीच नहीं ला रहे थे, क्योंकि वो उनके क्लरिकल रूल के मुद्दे पर बढ़ सकती थी। इस बीच 1970 में बहुत से ऐसे कारनामे हुए जिन्होंने 1979 के रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार करना शुरू कर दिया था। 1971 में परसेपोलिस में सरकार की ओर आयोजित पर्शियन एम्पायर के 2500 ईयर सेलिब्रेशन पर विरोधियों ने अटैक कर दिया। इसके अलावा शाह ने पायस ईरानियन मुस्लिम्स को अपने एक फैसले से काफी नाराज कर दिया।
उन्होंने ईरानियन सोलर कैलेंडर के पहले साल को इस्लामिक हिजरी से बदलकर साइरस द ग्रेट के सत्ता संभालने के साल से शुरू कर दिया और ईरान रातों रात मुस्लिम ईयर 1355 से रॉयलिस्ट ईयर 2535 में पहुंच गया। 1970 में ऑयल बूम ने इन्फ्लेशन वेस्ट को खूब बढ़ावा दिया और अमीर गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। कहा गया कि इसका सबसे ज्यादा फायदा शाह और उनकी फैमिली को हुआ और उनका निजी खजाना बढ़ता ही गया। इसके साथ ही ईरान में सभी पार्टियों को बैन कर दिया गया और सिर्फ एक नई पार्टी हस्ब रस्ताखिज पार्टी का उदय हुआ, जिसे ज्वाइन करना सभी ईरानियंस के लिए जरूरी कर दिया गया और इसी को सभी ड्यूज को पे करना था। ये सारे घटनाक्रम अंदर ही अंदर सुलग रही आग को हवा दे रहे थे कि अक्टूबर 1977 में जर्मन ईरानियन कल्चरल एसोसिएशन ने तेहरान में लिटरेचर रीडिंग सेशंस की सीरीज शुरू कर दी, जिसके जरिए पहली बार पब्लिक एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सामने आया। इसी बीच 1977 में पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट इस्लामिस्ट थियोरिस्ट अली शरियती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इससे उनके फॉलोअर्स का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद उसी साल अक्टूबर में खुमैनी के बेटे मुस्तफा की मौत हो गई, जिसका आरोप भी ईरान के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सवाक पर लगा। वैसे तो मुस्तफा की मौत अक्टूबर 23, 1977 को नजफ इराक में हुई थी, जिसका कारण सवाक और इराकी गवर्नमेंट ने हार्ट अटैक बताया था। इससे पहले अली शरियती की मौत में भी सवाक का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। मुस्तफा की मौत के बाद तेहरान में एक मेमोरियल सर्विस ने खुमैनी को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। 1977 तक शाह की पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जारी थी, पर शाह के सेक्युलर ओपोनेंट्स ने गवर्नमेंट को डिनाउंस करने के लिए सीक्रेट मीटिंग शुरू कर दी। बेटे की मौत के बाद भी खुमैनी तो चुप रहे, पर ईरान तक ये खबर पहुंची तो कई शहरों में प्रोटेस्ट और मॉर्निंग सेरेमनीज शुरू हो गईं। इस आग में घी डालने वाली एक न्यूज 7 जनवरी 1978 को नेशनल डेली एतलात न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, जिसका टाइटल था ईरान एंड रेड एंड ब्लैक कॉलोनाइजेशन। इस आर्टिकल को सूडोनिम से एक गवर्नमेंट एजेंट ने लिखा था, जिसमें खुमैनी को एक ब्रिटिश एजेंट और एक मैड इंडियन पोएट बताया गया था। इसके साथ ही कहा गया था कि वो ईरान को नियो कॉलोनियलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स के हाथों बेचने की साजिश रच रहे हैं। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही कॉम सिटी में रिलीजियस सेमिनरी स्टूडेंट्स खुमैनी के इंसल्ट पर भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इस घटना में कई स्टूडेंट्स मारे भी गए, जिनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं, पर जिसे खुमैनी ने अपने हक में इस्तेमाल किया और उनके दबाव में मॉस्क्स और मॉडरेट क्लर्गी को स्टूडेंट्स की मौतों के कमेमोरेट करने के लिए कहा गया और इस मौके को प्रोटेस्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि शरीयती कस्टम्स के अनुसार किसी की मौत के 40 दिन बाद मेमोरियल सर्विसेज चहलोम होता है। कॉम क्लैशेस के 40 दिन बाद 18 फरवरी को कई शहरों में डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो गए। इनमें सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन तबरीज में हुआ, जो पूरी तरह से दंगे में बदल गया। वेस्टर्न और गवर्नमेंट सिंबल्स जैसे सिनेमाज, बार्स, सरकारी बैंक्स और पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी गई। इस पर दंगों को शांत करने के लिए इंपीरियल ईरानियन आर्मी तैनात करनी पड़ी और सरकार के अनुसार इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बार फिर खुमैनी ने मृतकों को मार्टर्ड की संज्ञा देते हुए इनकी संख्या सैकड़ों में बताई। इस घटना के 40 दिन बाद एक बार फिर से 29 मार्च को तेहरान के साथ साथ कम से कम 55 शहरों में डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किया गया। पहले के जैसे ही एक बार फिर से सभी प्रमुख शहरों में बुरी तरह से दंगे शुरू हो गए और इसके 40 दिन बाद फिर से 10 मई को वही हालात बन गए। इसके कारण ऐसे हालात बन गए कि आर्मी के कमांडोज को अयतुल्लाह शरीयत मादरी के घर पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उनके एक स्टूडेंट की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद शरीयत मादरी ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और 1906 के कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज की ओर लौट रहे हैं। ये वो दौर था जब शाह प्रोटेस्ट्स को लेकर पूरी तरह से सरप्राइज थे और इस क्राइसिस के टाइम पर कई बार कोई फैसला ही नहीं ले पाते थे
क्योंकि वो जितने भी मेजर डिसीजन लेते थे वे बैकफायर करते जा रहे थे और रेवोल्यूशनरीज को और हवा दे देते थे। हालांकि ऐसे हालात में शाह ने डिसाइड किया कि वो अपने लिबरलाइजेशन के प्लान को कंटिन्यू रखेंगे और प्रोटेस्ट के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करने के बजाय नेगोशिएट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि 1979 में मजलिस के लिए पूरी तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। साथ ही सेंसरशिप में रिलैक्सेशन दे दी और रॉयल फैमिली व सरकार के करप्शन हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ मुकदमे सिविलियन कोर्ट्स में चलाए गए, न कि मिलिट्री की ओर से कोर्ट मार्शल्स में, और उन्हें जल्द से जल्द रिलीज भी कर दिया गया। हालांकि शाह के उठाए ये कदम कितने कारगर साबित हुए? क्या देश में दंगे रुक गए? अगर हाँ, तो फिर अयतुल्लाह खुमैनी सत्ता तक कैसे पहुंच पाए? ये सारे सवाल आपके जहन में गूंज रहे होंगे, तो इनके जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रिपब्लिक ऑफ ईरान। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। किसी शायर का ये शेर ईरान में पैदा हुए हालात के मद्देनजर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी पर खूब सटीक बैठता है। वो जितना दंगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, वे उतने ही भड़कते जा रहे थे। इसका एक और कारण समझ में आता है। फोर्सेस के पास दंगों को कंट्रोल करने की कोई ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही कोई इक्विपमेंट। इसके कारण पुलिस फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं और आर्मी को फोर्सेस के पास दंगों को कंट्रोल करने की कोई ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही कोई इक्विपमेंट। इसके कारण पुलिस फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं और आर्मी को बार बार डिप्लॉय करना पड़ रहा था। इसी बीच शाह ने अमेरिका से हेल्प मांगी तो उसने ईरान को नॉन लीथल टीयर गैस और रबर बुलेट्स बेचने से मना कर दिया। अगस्त आते आते ईरान में डेमोन्स्ट्रेटर्स की संख्या मशरूम की तरह बढ़ती ही जा रही थी और सैकड़ों की संख्या अब हजारों में पहुंच रही थी। ज्यादातर बड़े शहरों में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे और इस्फहान में तो बहुत भीषण दंगे शुरू हो गए थे, जहां प्रोटेस्टर्स अयतुल्लाह जलालुद्दीन ताहिरी को रिलीज करने की मांग कर रहे थे। इस शहर में 11 अगस्त को मार्शल लॉ लगाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलाई जा रही थीं और अमेरिकन वर्कर्स से भरी एक बस को बम से उड़ा दिया गया था। प्रोटेस्ट्स रोक पाने में फेल रहने पर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अमुज़गर ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया। इसके बाद शाह ने जाफर शरीफ इमामी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया क्योंकि उनकी फैमिली की क्लर्गी के साथ टाइज थीं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने रस्ताखिज पार्टी को खत्म कर दिया और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लीगलाइज कर दिया। सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के साथ ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और बढ़ावा दिया गया। इसी बीच 19 अगस्त को अबादान शहर में 4 लोगों ने सिनेमा रेक्स मूवी थिएटर के दरवाजे बंद कर आग लगा दी। ये 2001 में अमेरिका पर हुए हमले से पहले सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना गया। इस अटैक में 422 लोग थिएटर के अंदर ही जल मरे। खुमैनी ने तुरंत इसका आरोप शाह और सवाक पर मढ़ दिया कि उन्होंने ही आग लगवाई थी। पब्लिक भी इसी पक्ष में हो गई। 4 सितंबर को ईद उल फित्र मनाया जा रहा था। एक खुले स्थान पर प्रेयर की अनुमति दी गई थी जिसमें 2 लाख से 5 लाख लोग शामिल बताए जाते हैं, पर अनुमति के विपरीत क्लर्गी ने क्राउड से कह दिया कि तेहरान के सेंटर की ओर मार्च करें। बताया जाता है कि शाह ने ये नजारा खुद हेलीकॉप्टर से देखा और बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। कुछ ही दिनों बाद इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया और पहली बार मांग उठी कि खुमैनी को वापस लाया जाए और एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की जाए। इस पर 8 सितंबर की आधी रात को शाह ने तेहरान और देश के 11 अन्य मेजर सिटीज में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इससे सभी स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस पर बैन के साथ नाइट टाइम कर्फ्यू लग गया। इसके बावजूद 5000 प्रोटेस्टर्स जले स्क्वायर पर आ गए। यहाँ तो पहले वार्निंग के लिए फायरिंग की गई, पर क्राउड को हटाने में नाकाम रहने पर ट्रूप्स ने भीड़ पर ही सीधे फायर कर दिया, जिससे कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दिन भर में कई और क्लैशेस हुए, जिसके कारण विरोधियों ने इसे ब्लैक फ्राइडे कहा और मरने वालों की संख्या 89 होने का दावा किया। 9 सितंबर को तेहरान की मेन ऑयल रिफाइनरी के 700 वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए
और 11 सितंबर को 5 और शहरों की रिफाइनरीज में यही हालात हो गए। 13 सितंबर को तेहरान में सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले गए। इसी दौरान ऑपोजिशन के साथ खुमैनी के कॉन्टैक्ट्स को तोड़ने के लिए शाह ने इराकी गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि वो उन्हें नजफ से निकाल दे। इस पर खुमैनी ने इराक छोड़ दिया और ईरानियन एग्जाइल्स की ओर से पेरिस, फ्रांस में पेरिस के पास नौफलेले शत्तू गांव में लिए गए घर में चले गए। शाह को उम्मीद थी कि इससे खुमैनी नजफ के मॉस्क से कट जाएंगे और प्रोटेस्ट मूवमेंट तक उनकी पहुंच खत्म हो जाएगी, पर ये प्लान भी बुरी तरह से बैकफायर हो गया। इराक के मुकाबले सुपीरियर फ्रेंच टेलीफोन और पोस्टल कनेक्शंस ने खुमैनी की राह को आसान कर दिया। इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया ने आनन फानन में खुमैनी को स्पॉटलाइट में ला दिया। नवंबर में सेक्युलर नेशनल फ्रंट के लीडर करीम संजाबी खुमैनी से मिलने पेरिस पहुंच गए, जहां दोनों ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक और डेमोक्रेटिक होगा। इस बीच प्रोटेस्ट जारी थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंच रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स की भी मौत हो रही थी। ऐसे में 6 नवंबर को शाह ने शरीफ इमामी को भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया और मिलिट्री गवर्नमेंट को अपॉइंट कर दिया। शाह ने जनरल गुलाम रजा अजहरी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना। पूरी कैबिनेट एक मिलिट्री कैबिनेट थी। कई शहरों में हालात जस के तस थे या फिर बिगड़ते जा रहे थे कि 2 दिसंबर 1978 को मुहर्रम प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्टर्स अब मांग करने लगे कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता से हटें और ग्रैंड अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को एग्जाइल से बुलाया जाए। तासुआ और अशुरा 10 और 11 दिसंबर के दिन 1978 में 6 से 9 मिलियन एंटी शाह डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पूरे ईरान में मार्च किया। इस बीच इन डिसीजन के चलते मिलिट्री लीडरशिप कुछ कर नहीं पा रही थी और खुमैनी ने सोल्जर्स का आह्वान कर दिया कि ऑपोजिशन के साथ आ जाएं। इसी बीच शाह ने एक और नए प्राइम मिनिस्टर की खोज शुरू कर दी और 28 दिसंबर को नेशनल फ्रंट फिगर शाहपौर बख्तियार के साथ समझौता कर लिया कि बख्तियार प्राइम मिनिस्टर के रूप में सत्ता संभालेंगे और शाह और उनकी फैमिली देश छोड़ देगी। इस समझौते के तुरंत बाद करीम संजाबी ने बख्तियार को नेशनल फ्रंट से बाहर कर दिया और खुमैनी ने बख्तियार का विरोध कर दिया। हालांकि 16 जनवरी 1979 की सुबह बख्तियार को ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उसी दिन नम आंखों से शाह और उनकी फैमिली ने ईरान छोड़ दिया और हमेशा के लिए इजिप्ट चले गए। इसकी न्यूज़ बाहर आई तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। बख्तियार ने सवाक को भंग कर दिया, सभी बचे हुए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया और आर्मी को ऑर्डर दिया कि मास डेमोन्स्ट्रेशंस होने दें। साथ ही प्रॉमिस किया कि फ्री इलेक्शंस होंगे और रेवोल्यूशनरीज को गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर लिया। साथ ही बख्तियार ने खुमैनी को वापस ईरान बुला लिया। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी एक चार्टर्ड एयर फ्रांस बोइंग 747 में तेहरान लौट आए। वहां पहुंचते ही खुमैनी ने बख्तियार गवर्नमेंट के रिजेक्शन की घोषणा कर दी। 5 फरवरी को रिफा स्कूल में अपने हेडक्वार्टर्स में उन्होंने प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी और अपोजिशन लीडर मेहदी बजरगान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। इससे दोनों सरकारों के बीच टेंशन बढ़ गई। धीरे धीरे आर्मी भी पुरानी सरकार का साथ छोड़ती जा रही थी और बख्तियार अकेले पड़ते जा रहे थे। दोनों सरकारों के बीच फाइनल कोलैप्स 11 फरवरी को 2 बजे सामने आया, जब सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो करंट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में न्यूट्रल है। सभी मिलिट्री पर्सनल बेसिस में वापस बुला लिए गए और पूरा देश खुमैनी के कंट्रोल में आ गया। बख्तियार बचकर भाग निकले, जिन्हें एक इस्लामिक रिपब्लिक एजेंट ने 1991 में पेरिस में मार डाला। इससे पहले 1 अप्रैल 1979 को रिपब्लिक ऑफ ईरान की घोषणा कर दी गई। नवंबर 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक के नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, जिसके जरिए खुमैनी खुद सुप्रीम लीडर गार्जियन ज्यूरिस्ट बन गए। 4 फरवरी 1980 को अबुल हसन बनी सद्र ईरान के पहले प्रेसिडेंट चुन लिए गए। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईरान में सत्ता की ओर कदम बढ़ा रहे विद्रोहियों ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया और अमेरिका को एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया।
वो अमेरिका जो शाह के बेहद करीब था, पर स्थिति को देखते हुए जिसने अंतिम समय में उनकी हेल्प नहीं की, उसी अमेरिका की तेहरान स्थित एम्बेसी पर 4 नवंबर 1979 को 3000 मिलिटेंट स्टूडेंट्स ने हमला कर दिया और 63 अमेरिकन्स को हॉस्टेज बना लिया। यूएस डिप्लोमेटिक स्टाफ के 3 और मेंबर्स को ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री में सीज कर लिया गया। ये इंसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर द्वारा ईरान के पूर्व शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी को अमेरिका में कैंसर के इलाज की अनुमति देने के 2 हफ्ते बाद सामने आया। इसके बदले ईरान के नए लीडर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने यूनाइटेड स्टेट्स से कहा कि वो शाह को लौटा दे और ईरान में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करे। नवंबर के मिड तक 13 हॉस्टेजेस, जिनमें ज्यादातर औरतें या फिर अफ्रीकन अमेरिकन थे, को छोड़ दिया गया। बाकी 53 हॉस्टेजेस त्यों के त्यों थे और अप्रैल 1980 तक 5 मंथ्स के दौरान सभी नेगोशिएशंस फेल हो गए थे। इसी बीच अमेरिका के मिलिट्री कमांडर्स ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दी गईं। डिप्लोमेटिक प्रोसेस काम नहीं आया तो कार्टर ने 16 अप्रैल 1980 को मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। इसमें यूएस आर्म्ड सर्विसेज के सभी 4 ब्रांचेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन्स को शामिल किया गया। 2 दिन के इस ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और C-130 एयरक्राफ्ट को एक सॉल्ट फ्लैट पर इकट्ठा होने को कहा गया, जिसका कोड नेम था डेजर्ट 1 और जो तेहरान से कुछ 200 माइल्स दूर था। 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई और फोर्सेस को ओमान और अरेबियन सी में तैनात कर दिया गया और 24 अप्रैल को ऑपरेशन ईगल क्लॉ शुरू हुआ। यूएस फोर्सेस ने डेजर्ट 1 लैंडिंग जोन को सिक्योर कर लिया, पर उसी दौरान वहां की एक नजदीकी रोड से एक बस पास होते देख ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस पर 40 से ज्यादा ईरानियंस को ग्राउंड फोर्सेस ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए डिटेन कर लिया। हालांकि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं और जो 8 नेवी हेलीकॉप्टर्स यूएसएस निमित्ज से उड़े थे, उनमें से 2 में तकनीकी दिक्कतें आ गईं और साथ ही साथ पूरे ग्रुप को लो लेवल डस्ट स्टॉर्म का सामना करना पड़ा, जिससे विजिबिलिटी बहुत घट गई। इसके चलते बचे 6 हेलीकॉप्टर्स डेजर्ट 1 पर 90 मिनट से भी ज्यादा लेट से लैंड कर पाए। वहां एक और हेलीकॉप्टर अनफिट हो गया और केवल 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ मिशन पूरा कर पाना संभव नहीं था, इसलिए अबॉर्ट कर दिया गया। दिक्कतें अभी और भी थीं। जैसे ही यूएस फोर्सेस ने वहां से लौटना शुरू किया, एक हेलीकॉप्टर C-130 से टकरा गया और एक्सप्लोड हो गया। इससे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही 5 एयरफोर्स पर्सनल और 3 मरीन्स की मौत हो गई। आनन फानन में वहां से ट्रूप्स को प्लेन से इवैक्यूएट करना पड़ा, जबकि कई हेलीकॉप्टर्स, इक्विपमेंट, वेपन्स, मैप्स और डेड लोगों को वहीं छोड़ देना पड़ा। हालांकि इसके साथ ही अमेरिका को एहसास हो गया कि ईरान अब उसके किसी मतलब का नहीं रह गया और यूएसए अब ईरान के लिए नया स्ट्रॉन्ग रीजनल ओपोनेंट बनाने के लिए प्लॉट तैयार करने लगा। तो क्या यूएसए कभी ईरान का ओपोनेंट तैयार कर पाया? अगर हाँ, तो उस ओपोनेंट ने आगे क्या किया? आखिर वो कौन से हालात थे जिनमें इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया? इन सब के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इराक। दोस्तों, जिस टाइम ईरान में इतनी उठापटक चल रही थी, लगभग उसी समय पड़ोसी देश इराक में भी सत्ता का बदलाव हो रहा था। इराक में 1968 में अहमद हसन अल बकर, अब्दुल रज़ाक अन-नैफ और अब्दुल रहमान अल दाऊद की अगुवाई में ब्लडलेस कूप हुआ, जिसे 17 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस कूप में हरदान अल तकरीती, सलीम मेहदी अम्माश के साथ सद्दाम हुसैन भी शामिल थे, जिसके चलते प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान अरीफ और प्राइम मिनिस्टर ताहिर याह्या को सत्ता छोड़नी पड़ी और अरब सोशलिस्ट बाआथ पार्टी की इराकी रीजनल ब्रांच इराकी बाआथ पार्टी सत्ता में आ गई। 17 जुलाई को ही अल बकर ने प्रेसिडेंट के रूप में इराक की सत्ता संभाल ली और नॉन बाआथिस्ट्स अब्दुल रहमान अल दाऊद को डिफेंस मिनिस्टर और अब्दुल रज़ाक अन-नैफ को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। इसके साथ ही आरिफ को एक प्लेन में बिठाकर लंदन रवाना कर दिया। अल बकर यहीं नहीं रुके। 30 जुलाई को उन्हें नैफ और दाऊद को उनकी पोस्ट से हटा दिया, जिन्होंने उनका साथ दिया था,
और 30 जुलाई को एग्जाइल में भेज दिया। बताया तो यहाँ तक जाता है कि तब सद्दाम हुसैन ने खुद नैफ को गन पॉइंट पर लेकर उस प्लेन तक पहुंचाया था जो उन्हें इराक के बाहर ले जा रहा था। इराक में सत्ता बदलाव को पहले तो सीरिया ने मान्यता नहीं दी थी, पर उसी सीरिया के साथ 1979 में अल बकर ने ट्रीटीज शुरू कर दी। ये सद्दाम को बिल्कुल पसंद नहीं आया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। हालांकि तब उनकी पोजीशन सेकंड मैन की थी। उन्होंने अल बकर को फोर्स किया कि रिजाइन करें और 16 जुलाई 1979 को प्रेसिडेंसी खुद संभाल ली। इसके बाद तो जैसे खुद बाथ पार्टी के सदस्यों की शाम आ गई। सद्दाम ने बाथ पार्टी के लीडर्स की 22 जुलाई 1979 को एक मीटिंग बुलाई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सद्दाम ने इसमें दावा किया कि बाथ पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही मुही अब्दुल हुसैन को निर्देश दिया कि कन्फेशन पढ़ें और साथ ही साथ 68 एलिज्ड को कॉन्स्पिरेटर्स के नाम भी। इन सभी मेंबर्स को डिसलॉयल बताकर एक एक कर रूम से निकाल दिया गया और कस्टडी में ले लिया गया। पूरी लिस्ट पढ़ी जाने के बाद सद्दाम ने रूम में बचे लोगों को फ्यूचर लॉयल्टी के लिए बधाई दी। उधर सभी 68 लोगों को अरेस्ट कर उनके खिलाफ केस चलाया गया, जिनमें सभी लोग ट्रीजन के गिल्टी पाए गए। इनमें से 22 को फांसी की सजा सुनाई गई और अन्य सभी पार्टी के हाई रैंकिंग मेंबर्स को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। बताया तो यहाँ तक जाता है कि 1 अगस्त 1979 तक बाथ पार्टी के हाई रैंकिंग वाले सैकड़ों मेंबर्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि इराक के 5वें राष्ट्रपति बने सद्दाम हुसैन की राह फिर भी इतनी आसान नहीं थी। सद्दाम का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिक्रित स्थित एक गांव में हुआ था। जिन्होंने आगे चलकर बगदाद में कानून की पढ़ाई शुरू की, पर 3 साल बाद ही इसे छोड़ दिया और 1957 में महज 20 साल की उम्र में सद्दाम ने बाआत पार्टी की सदस्यता ली थी। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। खुद सद्दाम भी इसका हिस्सा थे। 1968 में इराक में हुए एक और सैन्य विद्रोह में सद्दाम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिससे उनकी पार्टी सत्ता में आ गई। इराक में बाथ पार्टी की सत्ता आने के साथ ही देश की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाला 2 सबसे बड़े कारण थे। वो थे इराकी शिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही साथ इराकी कुर्दिश कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट। इराक में जब अल रिकाबी ने बाथ पार्टी की स्थापना की थी तो शुरू में इसमें शिया मुसलमानों का बहुमत था, क्योंकि अल रिकाबी ने मुख्य रूप से अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को ही इसमें भर्ती किया था। लेकिन धीरे धीरे इस पर सुन्नी प्रभावी होते चले गए। वहीं बाथ पार्टी नेशनलिस्ट नेचर की थी, इसलिए कोशिश कर रही थी कि अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स उसकी सरकार का हिस्सा बने। हालांकि शियाइट्स और कुर्द्स अब तक पॉलिटिकल पावर के हाईएस्ट लेवल्स पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वो यहाँ तक आने की कोशिश करते ही रहते थे। सद्दाम के सत्ता में आने के बाद भी इराक में शियाज की ओर से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किए जाते रहे। ऐसे ही कुर्द्स भी अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश करते रहते थे। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले शियाओं व कुर्दों के खिलाफ अभियान चलाया। माना जाता है कि सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई तो सद्दाम ने दुजैल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। हालांकि यही कत्लेआम आगे चलकर खुद सद्दाम की हत्या का बहाना बना था। यही नहीं, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था कि आगे चलकर ये इराक में वॉर और इराकी सिविल वॉर का कारण भी बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे तो इराकी सोसाइटी लैंग्वेज, रिलीजन और एथनिसिटी की अपनी ही लाइन पर चलती थी, पर बाथ पार्टी का नेचर सेक्युलर था। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण इराक ने 2 शियाइट फैक्शंस दावा और SCIRI द्वारा रेजिम चेंज का सामना किया और इसका प्रभाव पड़ोसी पर भी पड़ा। इराक के सामने नॉर्दर्न इराक के एथनिक कुर्दिश पॉपुलेशन का विरोध भी उभरता ही रहता था। किसी तरह के रेवोल्यूशन के थ्रेट से बचने के लिए सद्दाम ने पोटेंशियली हॉस्टाइल पॉपुलेशन को सर्टेन बेनिफिट्स भी दिए। यही नहीं, बाथ पार्टी की मेंबरशिप हमेशा सभी इराकी सिटीजन्स के लिए खुली हुई थी।
भले ही वे किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हों। हालांकि सद्दाम के सत्ता में आने से काफी पहले से कुर्द्स का विरोध चल रहा था और इसे पड़ोसी ईरान का समर्थन भी मिल रहा था। ऐसे में 1968 में जब बाथ पार्टी सत्ता में आई तो इराक ने शत्तल अरब अरबंद रुद पर फुल कंट्रोल की मांग ईरान के सामने रख दी। इसके मद्देनजर 19 अप्रैल 1969 को ईरान ने 1937 में हुए अग्रीमेंट से हाथ खींच लिए, जिस पर इराक और ईरान ने अपनी बॉर्डर प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तब ईरान ने दावा किया था कि इराक ने शत्तल अरब में ईरानियन बोट्स के साथ इंटरफेयर किया था। यही नहीं, ईरानियन शिप्स ने शत्तल अरब का इस्तेमाल करने पर इराक को टोल देना भी बंद कर दिया। इस पर अप्रैल 1969 में ही दोनों देशों की सेनाएं पर्शियन गल्फ के किनारे तैनात कर दी गईं। इसी बीच ईरान ने पर्शियन गल्फ के 4 आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, तो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो गए। इराक ने खुजिस्तान के अरब्स को उकसाया कि ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह कर दें और इराक ने अपने यहाँ से सभी ईरानियंस को भी बाहर कर दिया। इसके बदले में ईरान ने इराकी कुर्दिश वॉर में कुर्द्स का सपोर्ट कर दिया। इराक को अब इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ईरान पूर्व की ओर से अटैक न करे, क्योंकि ज्यादातर इराकी आर्म्ड फोर्सेस तब सीरियन फ्रंट पर लड़ रही थीं। 1973 में इराक ने ईरान के साथ इस होप पर बातचीत शुरू कर दी कि कुर्दिश रिबेलियन को ईरानियन सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। मई 1974 में इराक और ईरान ने दोनों देशों के बीच शत्तल अरब अरबंद रुद को लेकर बाउंड्री मार्क कर दी। सद्दाम हुसैन और मोहम्मद रजा पहलवी ने 6 मार्च 1975 को अल्जीरिया की राजधानी एल्जियर्स में OPEC समिट में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच एक अग्रीमेंट पर साइन किया गया, जिसमें रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ अल्जीरिया के चेयरमैन हुआही बूमेजेन ने मीडिएशन किया था। क्योंकि इराक को कुर्दिश वॉर को खत्म करना था और शत्तल अरब के करीब वायलेंस से बचना था, इसलिए इस अग्रीमेंट को मान लिया। हालांकि तब बॉर्डर को लेकर जो फैसला हुआ था वो ईरान के फेवर में था। दोस्तों, यहाँ आकर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सद्दाम हुसैन जैसा शख्स सचमुच इस अग्रीमेंट के लिए तैयार था? दूसरी ओर ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका इस रीजन में अपने नए सहयोगी की तलाश कर रहा था। उसका क्या हुआ? ऐसे कई और भी सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में देंगे। इराक अटैक्स ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने इराक और ईरान के बीच टेंशन्स को हवा दी, तो एल्जियर्स में हुआ अग्रीमेंट सद्दाम हुसैन को कांटे की तरह चुभ रहा था। इसलिए अंदर ही अंदर इराक अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। 1975 के घटनाक्रम के बाद सद्दाम ने इराक की मिलिट्री में भारी इन्वेस्ट किया। सोवियत यूनियन और फ्रांस से बड़ी संख्या में वेपनरी खरीदी। केवल 1973 और 1980 के बीच इराक ने 1600 टैंक्स व APCs और 200 से ज्यादा सोवियत में बने एयरक्राफ्ट खरीद डाले। 1980 तक इराक के पास 2,42,000 सोल्जर्स, 2,350 टैंक और 340 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो चुके थे। दरअसल 1974 से 1975 में ईरानियन आर्मी की पावर को देखते हुए वो काफी परेशान हो चुके थे। इसी बीच जुलाई 1980 में इराकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि ईरान के पास फिलहाल इराक के सामने कोई बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करने का पावर नहीं है और वो लार्ज स्केल पर डिफेंड कर सकता है। दूसरी ओर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे। ये वही अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे जिन्होंने ईरान से निकाले जाने के बाद इराक में शरण ली थी, पर बाथ गवर्नमेंट बनने के बाद इराकी से उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान कर डाला था। हालांकि नई सत्ता आने के बाद फरवरी से सितंबर 1979 के बीच ईरान गवर्नमेंट ने 85 सीनियर जनरल्स को फांसी पर चढ़ा दिया था और सभी मेजर जनरल्स और ज्यादातर ब्रिगेडियर जनरल्स को अर्ली रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया। सितंबर 1980 में गवर्नमेंट ने 12,000 आर्मी ऑफिसर्स को निकाल दिया। इसके कारण ईरानियन मिलिट्री की ऑपरेशनल कैपेसिटीज में बड़ी गिरावट आती चली गई। ईरान की जो आर्मी 1978 में वर्ल्ड की 5वीं सबसे पावरफुल आर्मी मानी जाती थी, वो बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी।
हालांकि ईरान के पास अब भी 1000 ऑपरेशनल टैंक्स और कई 100 फंक्शनल एयरक्राफ्ट थे। फिर भी इराकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर सद्दाम को लग रहा था कि अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। इसको देखते हुए सद्दाम ने ईरानियन नेवी पर स्ट्राइक कर दिया और शत्तल अरब वाटरवे बैंक्स के पुराने शेयर्ड बॉर्डर्स को अक्वायर कर लिया। इसके बाद 17 सितंबर 1980 को सद्दाम ने अल्जियर्स एग्रीमेंट को खारिज कर दिया और इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर 1980 को इराक की फोर्सेस ने ईरान पर हमला बोल दिया। इराकी एयरफोर्स लॉन्च ने 10 ईरानियन एयरफील्ड्स पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स कर दिया। हालांकि सद्दाम के मंसूबे पूरे नहीं हुए और इस अटैक से ईरानियन एयरफोर्स को बुरी तरह डैमेज पहुंचाने में फेल रही। ईरान के एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कुछ नुकसान पहुंचा, पर बड़ी संख्या में उसके एयरक्राफ्ट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इराकी एयरफोर्स केवल कुल MiG-23BN, Tu-22 और Su-20 एयरक्राफ्ट से हमला किया था, जबकि ईरान ने सैकड़ों एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना रखे थे, जहां उसके ज्यादातर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुरक्षित थे। इस हमले के अगले ही दिन इराक ने जमीन से हमला बोल दिया और सीमा पर करीब 644 किलोमीटर के दायरे में एक साथ मोर्चा खोल दिया। ईरान पर जमीन से हमला करने वाली इराक की 6 डिवीजन्स में तो 4 को केवल खुज़स्तान भेज दिया गया, जो बॉर्डर के सदर्न एंड पर था, जिससे बाकी ईरान से शत्तल अरब का संपर्क कट जाए। 2 और डिवीजन्स ने बॉर्डर के नॉर्दर्न और सेंट्रल हिस्से पर हमला किया, जिससे ईरान के काउंटर अटैक से बचा जा सके। हालांकि इराकी एयर हमले ने पहले दिन जरूर ईरानियंस को सरप्राइज किया, पर अगले ही दिन ईरानियन एयर फोर्स ने लार्ज स्केल पर इराकी एयर बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑपरेशन कमांड 99 के तहत अटैक कर दिया। F-4 फैंटम और F-5 टाइगर फाइटर जेट्स ने पूरे इराक पर एक साथ हमला कर ऑयल फैसिलिटीज, डैम्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज के साथ ही साथ मौसल एयर बेस को भी अपना निशाना बना डाला। इस अटैक के स्ट्रेंथ से इराक बुरी तरह से सरप्राइज हो गया। दूसरी ओर ईरानियन आर्मी एविएशन के AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर गनशिप्स ने आगे बढ़ रही इराकी डिविजन्स पर हमला बोल दिया, जिसके साथ F-4 फैंटम्स भी थे, जिनमें AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स लगी हुई थीं। इस हमले ने इराक को आगे बढ़ने से कुछ हद तक रोक भी लिया। इस बीच ईरान ने खुद पर इराकी एयर अटैक्स के बदले अपने F-14A टॉमकैट इंटरसेप्टर फाइटर जेट्स को उतार दिया, जो लगातार AIM-54A फीनिक्स मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा था और इराक की सोवियत में बने दर्जनों फाइटर्स को पहले 2 दिन की लड़ाई में ही मार गिराया। हालांकि ईरान की ओर से एक दिक्कत ये नजर आ रही थी कि ईरानियन रेगुलर मिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, वॉलंटियर बसीज और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सभी अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे थे। इसलिए इराकी फोर्सेस को कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा था। फिर भी 24 सितंबर को ईरानियन नेवी ने इराक के बसरा पर हमला कर 2 ऑयल टर्मिनल्स को बर्बाद कर दिया। इससे इराक की ऑयल एक्सपोर्ट करने की क्षमता घट गई। साथ ही साथ द ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस ने शहरों को अपनी सुरक्षा में ले लिया और हमलावरों से सुरक्षा के लिए सेटअप तैयार कर लिया। 22 सितंबर को खुरमशर शहर में लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ओर से करीब 7000 लोग मारे गए। ईरानियंस ने वहां फैले खून खराबे के कारण खुरमशर को सिटी ऑफ ब्लड तक कह डाला। यहाँ इराकी एयर रेड्स के साथ लड़ाई शुरू हुई, पर ईरानियन एयर अटैक्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड ट्रूप्स ने उनका रास्ता रिकॉइललेस राइफल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और मोलोटोव कॉकटेल्स से रोक लिया। इस पर इराकी टैंक्स ने बिना इन्फेंट्री सपोर्ट के ही हमला कर दिया, जिनमें से बहुत से टैंक्स को ईरानियन एंटी टैंक टीम्स ने नष्ट कर दिया। फिर भी 30 सितंबर तक इराक ने ईरान को इस शहर के बाहरी हिस्से से खदेड़ दिया। अगले ही दिन इराक ने शहर में इन्फेंट्री और आर्मर्ड अटैक कर दिया। हाउस टू हाउस हेवी फाइटिंग के बाद इराकी खदेड़ दिए गए। 14 अक्टूबर को इराक ने फिर ऑफेंसिव अटैक किया और 24 अक्टूबर तक शहर के ज्यादातर हिस्से पर उसका कब्जा हो गया। पर यहाँ 10 नवंबर तक लड़ाई चलती रही। फिर भी ईरान के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में नई नई सरकार और कमजोर देश होने के बावजूद लोगों को अपने देश पर भरोसा था। इसीलिए नवंबर तक करीब 2 लाख फ्रेश ट्रूप्स फ्रंट पर आ गए, जिनमें से बहुत से आइडियोलॉजिकली कमिटेड वॉलंटियर्स थे। साथ ही साथ सजा याफ्ता बहुत से सैनिकों को जेल से रिहा कर दिया गया। बहुत से नए सोल्जर्स का प्रमोशन कर दिया गया, जिससे उनका उत्साह बढ़ता गया। नवंबर में सद्दाम ने अपनी फोर्सेस को डेस्फुल और आवाज शहरों को सीज करने का आदेश दे दिया। 28 नवंबर को ईरान ने ऑपरेशन मोरवरिद पर्ल लॉन्च कर दिया, जिसके तहत एक साथ एयर और सी अटैक किया गया, जिसने सदर्न पोर्शन में इराक की नेवी को 80% तक नुकसान पहुंचाया और इसके सभी रेडार साइट्स को तहस नहस कर दिया। इस पर जब इराक ने अबदान को सीज किया और शहर के चारों ओर अपने ट्रूप्स फैला दिए, तब भी ये पोर्ट को ब्लॉक नहीं कर पाया, जिससे ईरान समुद्री रास्ते से अबदान के लिए फिर से सप्लाई करने में कामयाब रहा। इससे पहले सितंबर में ही हमले के 8वें दिन ईरान ने वो कर दिया जो इसके इतिहास में पहली और पूरी दुनिया के इतिहास में महज तीसरी घटना थी। 30 सितंबर 1980 को ईरान ने ऑपरेशन स्कॉर्च स्वॉर्ड शुरू कर दिया। इसके तहत ईरान ने एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक कर बगदाद से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर को तहस नहस कर दिया। 30 सितंबर 1980 की भोर में 4 ईरानियन F-4E फैंटम जेट्स ने ईरान इराक बॉर्डर पर हवा में ही तेल भरा और इराक में घुस गए। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि इराकी एयर स्पेस रेडार सिस्टम्स की पकड़ में न आए। कुछ ही देर बाद 2 फैंटम्स इतने नीचे आ गए कि इंटरनल रेडार से बच सकें और बगदाद के साउथ ईस्ट में स्थित ट्वेथा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की ओर बढ़ गए, जो ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर का होम था और जिसे बर्बाद कर दिया गया। ये इस लड़ाई के दौरान किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर पहला और पूरे इतिहास में किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर तीसरा अटैक था। इराक अटैक्स ईरान इराक हमले कर एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचा रहे थे, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। इस पर 7 दिसंबर को सद्दाम हुसैन ने अनाउंस कर दिया कि इराक अब डिफेंसिव हो रहा है। हालांकि 1980 के अंत तक इराक ने ईरान के 500 वेस्टर्न बिल्ट टैंक्स बर्बाद कर दिए थे और 100 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगले 8 महीने तक दोनों पक्ष डिफेंसिव ही रहे, क्योंकि ईरान को भी अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम की जरूरत थी। इस दौरान केवल आर्टिलरी फायरिंग और रेड्स ही होती रहीं। एक और जहां इराक ने हमले के लिए 21 डिविजन्स भेजी थीं, वहीं ईरान के पास केवल 13 रेगुलर आर्मी डिविजन्स और 1 ब्रिगेड ही थी। हालांकि इसी दौरान इराक ने डेस्फुल और आवाज शहरों पर स्कड मिसाइल से फायरिंग शुरू कर दी और टेरर बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया, जिससे ईरानियन सिविलियन पॉपुलेशन तक वॉर पहुंच गई। इसका सामना करने के लिए ईरान ने दर्जनों ह्यूमन वेव असॉल्ट किए। इसी बीच ईरान के हमले में बुरी तरह से बर्बाद हुई इराकी एयरफोर्स को वेस्टर्न इराक में जॉर्डेनियन बॉर्डर के पास H-3 एयर बेस पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें ऑपरेशन रिवेंज या ऑपरेशन एंटगम के बारे में जान लेना चाहिए। यह ऑपरेशन ईरान एयरफोर्स ने 22 सितंबर 1980 को ही ईरान इराक वॉर के फॉर्मल आउटब्रेक के 2 घंटे बाद ही शुरू कर दिया था। ऑपरेशन रिवेंज के तहत ईरान के 8 फाइटर जेट्स ने इराक के 2 मिलिट्री बेसेस पर भारी बमबारी कर दी। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत इराकी इकोनॉमिक और मिलिट्री सेंटर्स पर लगातार 140 ईरानियन फाइटर प्लेन्स की ओर से हमले किए जाते रहे। इसी से इराकी एयरफोर्स बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी और जब उसे H-3 एयर बेस पर शिफ्ट किया गया तो एक बार फिर ईरानियन फाइटर प्लेन्स की नजरें उस पर गड़ गईं और 3 अप्रैल 1981 को ईरानियन एयरफोर्स ने 8 F-4 फैंटम फाइटर बॉम्बर्स, 4 F-14 टॉमकैट्स, 3 बोइंग 707 रीफ्यूलिंग टैंकर्स और 1 बोइंग 747 कमांड प्लेन के साथ इस एयरबेस पर भी हमला कर दिया। कई दूसरे हवाई हमलों के साथ ही H-3 एयरबेस पर सक्सेसफुल अटैक के बावजूद ईरानियन एयरफोर्स को अपना अभियान रोकना पड़ा।
हालांकि इस दौरान 1981 से 1982 में इराकी एयरफोर्स भी कमजोर ही दिखाई दी। अगले कुछ महीनों में इराकी फोर्सेस को ईरान ने पीछे ढकेल दिया और सितंबर में तो ईरानियन फोर्सेस ने इराक को ईरान के करून रिवर के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। मई 1982 में ईरानियन फोर्सेस ने खुर्रम शहर पर कब्जा कर लिया और इराक ने वॉलंटरीली अपनी सभी फोर्सेस को ईरानियन टेरिटरी से हटा लिया और जिसके बाद ईरान के साथ पीस अग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया। 20 जून 1982 को सद्दाम ने घोषणा की कि वो अब शांति चाहते हैं और सीज फायर का प्रस्ताव रखा। इसके लिए खुमैनी बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब तो वॉर तभी खत्म होगी जब इराक में नई सरकार बने और उनके सभी नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब ईरान भी इराक पर हमला करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बाथ रेजिम को इस्लामिक रिपब्लिक से रिप्लेस नहीं कर देते। इसके बाद ही जुलाई में ईरानियन फोर्सेस ने इराक के अल बसरा प्रोविंस पर हमला कर दिया। अब इराक के ट्रूप्स अपनी ही धरती पर खुद को डिफेंड कर रहे थे और वॉर इराक के अंदर और इसके बॉर्डर पर शुरू हो गई। अब तक जो यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में नया सहयोगी ढूंढ रहा था, यहाँ उसे मौका मिल गया। इराक को अब यूनाइटेड स्टेट्स से डिप्लोमेटिक, मॉनेटरी और मिलिट्री सपोर्ट मिलने लगा। इनमें मैसिव लोन्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ईरानियन डिप्लॉयमेंट्स पर अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स द्वारा इकट्ठा की गई खुफिया सूचनाएं शामिल थीं। इराकीज अब अमेरिकन सैटेलाइट फुटेज और रेडार प्लेन्स के सहारे ईरानियन ट्रूप मूवमेंट्स को देखते और इससे इराक पहले ही संभावित बैटल से पहले अपने ट्रूप्स मूव करा देता था। वहीं जब लड़ाई में ईरानियन की सक्सेस बढ़ने लगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इराकी गवर्नमेंट के लिए अपना सपोर्ट बढ़ा दिया। इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक एड, ड्यूअल यूज इक्विपमेंट और व्हीकल्स के साथ ही साथ अमेरिका ने इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस में भी बदलाव कर दिया। तब के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने डिसाइड किया कि यूनाइटेड स्टेट्स इराक को ईरान के हाथों हारने नहीं देगा। रीगन ने हाउइट्जर्स जैसे वेपन्स भी इराक को वाया जॉर्डन बेचे। फ्रांस ने इराक को मिलियंस ऑफ डॉलर्स कीमत के वेपन्स दिए, जिनमें गजेल हेलीकॉप्टर्स, मिराज F-1 फाइटर्स और एक्सोसेट मिसाइल्स भी शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट जर्मनी ने इराक ड्यूअल यूज पेस्टिसाइड्स और पॉइजन्स भी दिए, जिससे केमिकल वेपन्स भी बनाए जा सकते थे। वैसे न तो इस वॉर का कोई रिजल्ट निकल रहा था और न ही किसी और देश को कोई नुकसान हो रहा था, पर 1984 में दोनों देशों ने पर्शियन गल्फ में एक दूसरे के ऑयल टैंकर पर हमला शुरू कर दिया। ईरान ने कुवैत और दूसरे गल्फ स्टेट से आने वाले टैंकर्स पर भी हमला शुरू कर दिया। इस पर अमेरिका और कई और वेस्टर्न यूरोपियन देशों ने भी पर्शियन गल्फ में वॉरशिप्स तैनात कर दिए, जिससे दुनिया के दूसरे देशों को ऑयल का फ्लो बना रहे। इस सो कॉल्ड टैंकर वॉर में 100 से भी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया, जिससे इंटरनेशनल इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया और कई देश इसका हिस्सा बनने लगे। इराक को वॉर के दौरान सऊदी अरेबिया, कुवैत और अन्य पड़ोसी अरब स्टेट्स खुलेआम फाइनेंस कर रहे थे। अब उसे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का भी समर्थन मिलने लगा था। दूसरी ओर ईरान के पास केवल सीरिया और लीबिया ही मेजर अलाइज के रूप में थे। 1987 आते आते मिलिट्री बैलेंस इराक के फेवर में होने लगा। इराक ने करीब 1 मिलियन की आर्मी तैयार कर ली और फ्रांस व सोवियत यूनियन से स्टेट ऑफ द आर्ट आर्म्स हासिल कर लिए। इन हथियारों में आर्टिलरी पीसेस, टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और सैकड़ों कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल थे। यही नहीं, इराक ने अच्छी खासी संख्या में केमिकल वेपन्स भी तैनात कर दिए, जिसे 1980 में हासिल किया गया था या फिर खुद ही बनाया गया था। यही नहीं, उसी समय इराक ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD डेवलप करने या फिर परचेज करने की तैयारी कर ली, जिनमें बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर आर्म्स भी थे। हालांकि इराक की इन सारी तैयारियों का क्या असर पड़ा? क्या कभी इराक ने केमिकल वेपन्स से हमले किए? और अगर किए भी तो क्या रिजल्ट निकला? और देशों का रोल अब बढ़ गया था तो उनका क्या रुख रहा? और आखिरकार रिजल्ट क्या रहा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सीज फायर। हम ईरान इराक वॉर की चर्चा कर रहे हों और वॉर ऑफ सिटीज के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
इराक ने 8 सालों की लड़ाई के दौरान सिस्टमैटिक एयर रेड्स की 5 सीरीज कंडक्ट की। ईरान ने जब सीज फायर करने से इनकार कर दिया तो पहली बार इराकी आर्मी ने फर्स्ट सीरीज की शुरुआत की, जो 7 से 22 1984 फरवरी तक चली। सेकेंड सीरीज 22 मार्च से 8 अप्रैल 1985 तक ईरान के ऑपरेशन बद्र के खिलाफ चलाई गई और वेस्टर्न ईरान, तेहरान, तब्रीज, शिराज और इस्फहान के साथ ही बहुत से ईरानियन अर्बन एरियाज में हमले किए गए। इसके बाद ईरानियन ऑपरेशन डॉन 8 के खिलाफ थर्ड सीरीज 17 जनवरी से 25 जनवरी 1987 तक चली। फोर्थ सीरीज तो लगातार 3 महीने तक फरवरी से अप्रैल 1987 तक चली। जनवरी फरवरी 1988 में ईरानियन फ्रंट लाइन्स को कमजोर होता देख फिफ्थ सीरीज चली, जिसमें ईरान के कुछ शहरों पर मिसाइल अटैक भी किए गए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। 1988 की शुरुआत में ईरानियन फोर्सेस ने इराकी कुर्द्स के सहयोग से किरकुक से टर्किश बॉर्डर तक के क्षेत्र को संकट में डाल दिया और इराक के हज उमरान और हलब जा कस्बों तक घुस गई। यहाँ उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और वही हुआ जिसका डर अब तक की लड़ाई में बना हुआ था। इराकी फोर्सेस ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर डाला और मार्च 1988 में और हलबजा में 5000 कुर्दिश सिविलियंस का कत्ल कर डाला। इसके साथ ही गल्फ में मिलिट्री ऑपरेशंस की फिर से शुरुआत हो गई और अप्रैल 1988 में इराक ने ईरानियन ट्रूप्स के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फॉ पेनिनसुला पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में इसने सलमचा और मजनून डिस्ट्रिक्ट से कब्जा हटा लिया। इसी बीच 14 अप्रैल को पर्शियन गल्फ में तैनाती के दौरान गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक माइन में फंस गया। दरअसल 1987 से 88 में हुए इस कन्वॉय मिशंस के तहत यूएस वॉरशिप्स कुवैती ऑयल टैंकर्स को ईरानियन अटैक से बचाने के लिए तैनात किए जाते थे। माइन में फंसने के बाद एक्सप्लोजन हुआ और सैमुअल बी रॉबर्ट्स में 15 फुट का होल हो गया, जिससे डूबने के कगार पर पहुंच गया। हालांकि शिप के क्रू ने इसे बचा लिया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इसी को लेकर 18 अप्रैल 1988 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस ने ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चला दिया। वास्तव में इस अटैक का टारगेट कुछ और ही था। यूएस प्रेशर बनाकर ईरान को इराक के साथ सीज फायर के लिए तैयार करना चाहता था और ऐसा हुआ भी। इसी साल जुलाई में इराकी फोर्सेस एक बार फिर ईरान के अंदर घुस गईं और उसी महीने एक पैसेंजर प्लेन ईरान एयर फ्लाइट 655 को फाइटर जेट समझकर यूएस मिसाइल क्रूजर ने मार गिराया। इस ट्रेजेडी में 290 आम लोगों की मौत हो गई और ईरान के आम नागरिकों को इस तरह से वॉर की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि यहाँ तक आते आते दोनों देश लड़ाई से थक चुके थे और ईरान ने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 598 को फाइनली 20 जुलाई को मान लिया और 20 अगस्त 1988 को सीज फायर हो गया। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इस लड़ाई से किसको क्या मिला, तो जवाब आता है कुछ भी नहीं। लेट 20th सेंचुरी की ये लड़ाई मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स भले ही मानी जाती है, पर इसमें कितने लोग मारे गए ये अब तक अनक्लियर है। इस दौरान कुल मारे गए लोगों की संख्या 10 लाख से लेकर इसके 2 गुने तक हो सकती है। दोनों ओर से 5-5 लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है। हालांकि इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये भी आशंका जताई जाती है कि 50,000 से 1 लाख तक कुर्द्स का कत्ल इराकी फोर्सेस ने 1988 में अनफाल कोड नेम्ड से चलाई गई सीरीज के दौरान कर डाला था। दरअसल ये लड़ाई 2 लोगों के अहम की लड़ाई बन गई थी। ईरान के अयतुल्लाह और इराक के सद्दाम एब्सोल्यूट पावर के इल्यूजन में थे। इसलिए वे ना तो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे थे और न ही शांति के लिए कोई खास प्रयास करते दिख रहे थे। इसलिए डाटा की ही माने तो पर्शियन गल्फ में 1 मिलियन लोगों के कत्ल के जिम्मेदार बन गए और पूरी दुनिया उन्हें ताकती रही और बिग फैट ऑयल रिजर्व्स के रूप में उपलब्ध खजाने में से अपने हिस्से की मिठाई खाती रही। कुल मिलाकर ग्रेट वॉर ऑफ पर्शियन गल्फ या ईरान इराक वॉर की इतनी ही कहानी थी। पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि सद्दाम हुसैन फिर भी बाज नहीं आए और ईरान से लड़ाई में हुए घाटे की भरपाई के लिए अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया
और 2003 में यूएस आर्मी से टक्कर के बाद तख्ता पलट और सद्दाम की फांसी का मंजर सबने देखा। एक और तानाशाह का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईरान वर्सेस इराक